Hello friends, CBSE class 9th science important questions chapter 11 work and energy. So there are 1 marks questions. Question number 1 is a lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 second. What is its power? So हमें पता है कि एक लैंप है वो 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है 10 सेकेंड में. इट्स मीन ये जो वैल्यू है हमारी वो W की है और ये टाइम की वैल्यू है T 10 सेकेंड. एंड पावर की पावर हमें फाइंड करनी है तो हमें पावर का फॉर्मूला पता होता है P इक्वल्स टू होता है W अपॉन T. सो P इक्वल्स टू W अपॉन T. सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल्स टू W अपॉन T. इससे हमारा P फाइंड करना है. W कितना है 1000 जूल और टाइम है हमारा 10 सेकेंड. सो हमारा आंसर हो जाएगा 100 वॉट. राइट. एंड second question is students, the second question is can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? क्या डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट में एब्सेंस हो सकता है अगर उसमें फोर्स एक्टिंग किया जाता है तो. थिंक डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर. इसमें इसका आंसर हो जाएगा नो. मीनिंग क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स. अगर फोर्स की एब्सेंस है मतलब फोर्स अप्लाइड ही नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उसमें हो ही नहीं सकता है. राइट. सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा नो. एंड द नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ पावर. अगर हम पावर की यूनिट की बात करते हैं तो पावर का फॉर्मूला जैसे क्या होता है P इक्वल्स टू W अपॉन T. एंड W क्या है वर्क की एनर्जी क्या होती है जूल एंड टाइम की होती है सेकंड. तो जूल पर सेकंड इट्स मीन जूल पर सेकंड. ए आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है देन चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज. उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा. क्या चेंज होगा. पॉजिटिव चेंज होगा, निगेटिव चेंज होगा, जीरो होगा या फिर शायद पॉजिटिव हो निगेटिव हो. उसके मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करेगा. सो देखिए ध्यान रखना अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो पॉजिटिव चेंज होगा. राइट. ये पॉइंट ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट. कौन सी क्वांटिटी की सेम यूनिट होती है. पावर और एनर्जी की. पावर और एनर्जी की यूनिट कैसी होती है. पावर की यूनिट क्या होती है जूल पर सेकेंड. एनर्जी की क्या होती है जूल. पावर एंड वर्क तो ये हमारा पावर और वर्क है. पावर की वही जूल पर सेकेंड और या फिर वॉट हम कह सकते हैं और इसकी जूल होती है. तो डिफरेंट हो गई. वर्क एंड एनर्जी वर्क की भी जूल होती है और एनर्जी की भी जूल होती है. तो हमारा सी आंसर हो जाएगा. राइट. एंड क्वेश्चन नंबर 6 से अगर कोई बॉडी स्टोर्ड एट ए हाइट h देन इट विल पजेस. कोई भी बॉडी एक हाइट पर स्टोर की जाती है तो वो पजेस करेगी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बोथ या फिर कोई भी नहीं. तो सीधी सी बात है उसको स्टोर किया जा रहा है h हाइट पर तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है mgh. ओके. एंड द नेक्स्ट इज the force applied on the body distances the body in the opposite direction of force applied then work done is. मतलब ये है जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है किसी बॉडी पर डिस्टेंसेस द बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. मतलब एक लेफ्ट राइट साइड में जा रहा है और जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है तो वहां पर वर्क डन कैसा होगा निगेटिव हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट इज देखिए इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा. क्योंकि फोर्स की अगर हम बात करें देन वर्क डन की अगर हम बात करें तो W इक्वल्स टू होता है हमारा FS. W इक्वल्स टू FS होता है. लेकिन वही अगर फोर्स थीटा एंगल पर अप्लाइड किया जाता है तो वहां पर FS कोस थीटा हो जाता है. राइट. या फिर FS कोस थीटा. फोर्स F क्या होता है हमारा फोर्स होता है. तो ए आपका आंसर हो जाएगा W इक्वल्स टू FS कोस थीटा जहां पर F क्या है फोर्स है. नेक्स्ट इज what is what is the work done in lifting a body of mass 5 किलोग्राम vertically through 9m. तो 9 मीटर 9m का मतलब 9 मीटर से है. ये m है हमारे पास कितना 5 किलोग्राम. m इक्वल्स टू
5 किलोग्राम, और जी हमारे पास होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एच है हमारे पास 9 मीटर, राइट। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू एम जी एच, और m की वैल्यू क्या है 5, g है हमारा 10 और ये है 9, तो 9 5 जब 45, 45 के 10 से करेंगे तो 450 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ आर जूल एंड अर्ग रिलेटेड, जूल और अर्ग कैसे रिलेटेड होते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। सो ए आंसर हो गया आपका। ये स्टूडेंट्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, हम कब कहेंगे कि वर्क हो रहा है। सो वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। अगर वर्क नहीं हो रहा है, लाइक अगर वॉल को आप धक्का दे रहे हैं, दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो दीवार सीधी सी बात है आपसे हटेगी नहीं, और जब नहीं हट रही तो इसका मतलब वर्क नहीं हो रहा है। तो वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन की फोर्स में लग रहा है, तब हम कहेंगे कि वर्क इज डन। एंड द सेकेंड इज write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement। एक्सप्रेशन बताना है जब वर्क डन, एक फोर्स की व्हेन वर्क डन व्हेन इज फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो वर्क सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ, W इक्वल्स टू एफ इनटू डी। यहाँ पर हम W इक्वल्स टू एफ इनटू एस भी लगा देते हैं। एंड स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। ये आपसे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। जैसे हमें पता है जूल क्या होता है, आई मीन जो वर्क होता है वो क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ इंटू डी होता है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको बताना है। जैसे 1 जूल इज दैट वर्क विच इज डन व्हेन ए फोर्स, अगर हमारा फोर्स कितना हो जाए 1, और वो इसको 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे या 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वहां पर वर्क जो होता है 1 जूल होता है। डेफिनेशन में प्रॉपर लिख देंगे, 1 जूल इज दैट वर्क विच इज डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स इन ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर देता है फोर्स के डायरेक्शन में, तो क्या कहलाता है वो 1 जूल ऑफ वर्क। एंड नेक्स्ट इज a pair of bullocks exerts a force of 140 न्यूटन। 140 न्यूटन मतलब ये F की वैल्यू हो गई हमारी, ऑन ए प्लो, हल पर एक फोर्स अप्लाइड कर रहा है 140 न्यूटन का। द फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर लॉन्ग, और ये 15 मीटर, ये कितनी क्या हो गया हमारी डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारी डी की वैल्यू हो गई। हाउ मच वर्क इज डन इन फ्लोइंग द फील्ड, लेंथ ऑफ द फील्ड। सो W इक्वल्स टू एफ इंटू डी, एफ की वैल्यू हमने बताई 140 एंड डी हो गया हमारा 15, तो 140 इंटू 15 इक्वल्स टू 2100 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, नेक्स्ट इज फोर्स है 7 न्यूटन का, मतलब F हमारा हो जाएगा 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमारा 8 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। वर्क डन कितना हो जाएगा F इंटू डी, तो F है हमारा 7 और D कितना हो जाएगा 8, 7 8 जा कितना हो जाएंगे 56 जूल, तो 56 जूल हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक टाइप की मैकेनिकल एनर्जी होती है, और ये एंड इट इज प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब काइनेटिक एनर्जी की अगर बात की है तो काइनेटिक एनर्जी होती किस वजह से, ड्यू टू मोशन, या फिर ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, मतलब मूवमेंट, मूवमेंट की वजह से जो भी एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एक प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी होती है, और ये प्रेजेंट होती है इन दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। एंड द नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी के,
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², हाफ mv², जहाँ पर m होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट इज पावर। पावर क्या होती है? पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन, इट इज डिफाइंड बाई p, बिकॉज p इक्वल्स टू w/t होता है, इसमें पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। और इसी के अकॉर्डिंग बता दिया गया है पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन। जो रेट ऑफ वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड पावर, और इसको हम p से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 जूल को बताया था वैसे ही हम 1 वॉट ऑफ पावर को भी बता सकते हैं। जैसे अगर 1 जूल और 1 सेकेंड, यहाँ पर ये हो गया 1 जूल वर्क डन हो गया हमारा, 1 जूल टाइम हो गया 1 सेकेंड। इफ एन एजेंट वर्क्स एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड देन द पावर ऑफ दैट एजेंट इज 1 वॉट। अगर 1 जूल पर सेकेंड के हिसाब से वर्क कर रहा है तो जो पावर होगी वो 1 वॉट होगी, और 1 वॉट क्या होती है? ये यूनिट ऑफ पावर होती है। ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 10 इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो थ्रो एट ए सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, फिर ग्राउंड पर आ रहा है। कर्व्ड पाथ पर जा रहा है और फिर ग्राउंड पर आ रहा है। जो इनिशियल है और फाइनल पॉइंट है ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करता है। ओके, इसमें ये इस टाइप से बन जाता है जैसे ये, या फिर हम सेमी सर्किल कह सकते हैं इसको। ओके, तो उसमें ये बताना है कि व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क डन हमें बताना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट, बट सिंस इन दिस एग्जाम्पल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था और वो उतनी ही हाइट पर आकर रुक गया 0 पर ही, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस हुई वो कैसी हुई? 0। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई करते हैं, इसलिए जो वर्क डन होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, अ बैटरी लाइट सेव बल्ब। एक बैटरी बल्ब को जलाती है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो सीधी सी बात है, इसमें इस प्रोसेस में एनर्जी चेंजेस क्या हो रहे हैं वो बताना है। तो केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी चेंज, जो केमिकल एनर्जी होती है बैटरी की वो हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है, राइट। बस एनर्जी चेंजेस में बताने थे, तो किस किस में चेंज हो रही है? हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। एंड द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कुछ फोर्स एक्टिंग हो रहा है 20 किलोग्राम मास पर, मतलब m की वैल्यू हो गई हमारी 20 किलोग्राम, एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया, राइट। सो अब हमारा क्या बताया कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन हमें बताना है, तो वर्क डन बाय द फोर्स इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज हुआ है वो हमें बताना है। तो चेंज कितना होता है काइनेटिक एनर्जी में? हाफ mv², और डबल है तो इसका मतलब v1² माइनस v2²। इन्होंने इसको v1 लेट कर लिया है और ये v2 लेट हो गया है, राइट। तो 1/2 इंटू 20, m की वैल्यू 20 है और ये 5² माइनस 2², 5² 25 होता है और 2² 4 होता है, तो कितना हो जाएगा? 21। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक मास है जिस 10 किलोग्राम का, मतलब m की वैल्यू 10 किलोग्राम हो गई, एट ए पॉइंट a ऑन ए टेबल, एक टेबल पर रखा हुआ है वो, इट इज मूव्ड टू ए पॉइंट b पॉइंट तक इसको मूव किया जाता है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b इज हॉरिजेंटल, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। सो देखिए हमें ध्यान रखना होगा कि वर्क डन जो होता है ऑब्जेक्ट का बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है चेंजेज इन द वर्टिकल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो वर्टिकल हाइट होगी उसी पर डिपेंड करेगा, राइट। तो वर्टिकल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, वो चेंज ही नहीं हो रही है। एज द ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजेंटल, जो ए और बी है वो हॉरिजेंटल एट द सेम हाइट, हैज द वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा? 0, इसलिए वर्क डन हमारा 0 होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अगर करता है तो क्यों करता है?
तो पहले हम बताएंगे, सीधी सी बात है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं होता है कि वो डिक्रीज होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज होंगी प्रोग्रेसिवली, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डजेंट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, राइट, ऑफ एनर्जी, बिकॉज जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली सिंस इट कीप्स चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब सिर्फ वो चेंज हो जाती है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इसलिए जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। इसके लिए आपका एक डेरिवेशन भी है कि जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है वो 3 पॉइंट्स पर हम ए बी और सी पॉइंट पर हम फाइंड करते हैं, और तीनों पॉइंट्स पर हमारी जो टोटल एनर्जी आती है वो mgh आती है। तो उसके लिए, इसके लिए आप लोग डेरिवेशन भी चेक कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट ऑकर व्हेन यू आर राइडिंग ए बाईसाइकिल। कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जब हम साइकिल को चला रहे होते हैं। तो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर मस्कुलर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम बाईसाइकिल को चलाते हैं। Hello students, welcome to our channel. Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? मतलब does the transfer of energy take place when you push a large rock, जब एक large huge rock को आप push करते हैं तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो कहाँ जाती है, क्या होती है नहीं होती है, विद ऑल यू माइट एंड फेल टू मूव इट, और आप लगाते भी हैं उसमें एनर्जी लेकिन फेल हो जाते हैं आप। तो वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग, जो आप एनर्जी स्पेंड करते हैं वो जाती कहाँ है। तो वाइल यू पुश ए ह्यूज रॉक, जब हम एक बड़ी सी रॉक को पुश करते हैं विद ऑल अवर माइट, मतलब जितनी पावर हमारे पास होती है उससे, बट फेल, लेकिन हम फेल हो जाते हैं टू मूव इट, इसको मूव करने में, तो नो एनर्जी ट्रांसफर ऑकर्स एज सेलुलर एनर्जी सिंपली वेस्ट्स, क्योंकि जो सेलुलर एनर्जी वो सिंपली कैसे हो जाती है, बेस्ड आउट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन से भी वेस्ट हो जाती है, इवन हीट जनरेशन, या फिर हीट जनरेशन जो हम स्वेटिंग में जो हमारा स्वेट निकलता है उसमें, तो इसलिए वो वेस्ट होकर कहीं जाती नहीं है, वो हमारे स्वेटिंग में और जो हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस में और रिलैक्सेशंस में उसमें ही यूज हो जाती है। नेक्स्ट इज अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मंथ, 1 मंथ में 250 यूनिट्स यूज़ करता है, तो हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल, जूल में कितनी होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है उसमें किलोवाट आर में यूनिट्स आती है, मतलब 1 किलोवाट होती है, तो 250 यूनिट खर्च हो रही तो 250 किलोवाट आर हो गया, और 1 किलोवाट आर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, तो 250 में कितना हो जाएगा, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, तो 9 इंटू 10⁸ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁸ जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एन इलेक्ट्रिक हीटर जिस पर 1500 वॉट लिखा हुआ है, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, 10 आवर में कितनी एनर्जी यूज करेगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि अगर एनर्जी की बात करेंगे तो हम यहाँ पर जो वॉट लिखा हुआ है इसको किलोवाट में चेंज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक हीटर की पावर है, पावर वो 1500 वॉट है, मतलब अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 किलोवाट हो जाएगा, और एनर्जी ई स्क्वस टू पी इंटू टी हो जाता है, ई स्क्वस टू पी इंटू टी या फिर पावर इंटू टाइम हो जाता है, तो 1.5 किलोवाट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 किलोवाट आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, रेस्ट में लाने के लिए कितना वर्क उसको करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल उसे वर्क करना पड़ेगा, मतलब 1/2 mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। एंड द नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 20, सोनी कहती है दैट द एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, अगर बहुत सारे फोर्सेस उसमें अप्लाई हो रहे हैं तो भी जो एक्सीलरेशन वो 0 होगा। डू यू एग्री विद हर, क्या आप उससे एग्री है, और है तो क्यों है।
यस वी एग्री विद हर स्टेटमेंट, क्योंकि जब बहुत सारे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 है साइंस का स्टूडेंट्स। तो फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच। तो ये हमारा जो किलोवाट आवर में बताना है, 10 आवर का मतलब ये टाइम हो गया हमारा, एंड 500 वॉट ये पावर की वैल्यू हो गई। तो हमने बताया था कि किलोवाट आवर में करना है, तो कितना हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। सो पावर कितना ही है हमारी, ये जो 500 वॉट है, एनर्जी बतानी है हमें, तो एनर्जी का पावर इनटू टाइम, तो 4 इंटू, क्योंकि 4 डिवाइसेस हैं तो पहले हम इसको किस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तरीका होता है करने का, या तो आप स्टार्टिंग में ही जो पावर गिवन है वो कितनी है 500 वॉट, इसको हम किस में चेंज कर दें, किलोवाट में, तो 500 को किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, राइट, ये किलोवाट हो जाएगा। और फिर 4 डिवाइसेस हैं, इसका मतलब ये तो हो गया हमारा 1/2, और 1/2 को जब हम 4 डिवाइस की बात करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, मीनिंग जो हमारी पावर आ गई 4 डिवाइसेस की वो कितनी आ गई 2 किलोवाट, राइट। और जो कितने आवर के लिए है 10 आवर्स के लिए, तो हम जो एनर्जी फाइंड करेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P इंटू टी। तो P कितना है हमारे पास 2, T कितना है 10, कितना आंसर आ जाएगा 20 किलोवाट आवर आपका आंसर आ जाएगा, ये आ गया, राइट। नेक्स्ट इज एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पर जाने के बाद वो रुक जाता है, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें क्या होता है। एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड सिंस ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ट्रांसमिट्स टू द ग्राउंड, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में ट्रांसमिट हो जाती है, ग्राउंड में चले जाती है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ ह्यूज फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर एक बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई किया जाता है बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है जीरो होता है, देन व्हाट कैन बी से अबाउट द वर्क डन, तो वर्क डन के लिए हम क्या कह सकते हैं। तो आंसर है स्टूडेंट्स वर्क डन ऑन द बॉडी, बॉडी पर जो वर्क डन लगाया गया है डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी प्रोड्यूसिंग ए नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो if the application of force produces no displacement the work done on the body is zero, अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क डन क्या कहलाता है जीरो होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर कोई भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब डी जीरो हो जाएगा। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है W इक्वल्स टू एफ इंटू डी, तो एफ इंटू डी का मतलब क्या होगा डी जीरो है तो वर्क डन भी आपका जीरो हो जाएगा, इसलिए वर्क डन भी हमारा जीरो होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंशिएट क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रेस्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो फर्स्ट यही होगा, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ऑन द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन की जो वजह से होता है, एंड इसमें वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv²। यहाँ पर m मास होता है, g एक्सीलरेशन और h हाइट होती है, इसमें m मास और v वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी वाटर स्टोर्ड इन एन अपर हेड टैंक, जो अपर हेड टैंक में वाटर एनर्जी होती है, मतलब जो वाटर स्टोर्ड होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये मूविंग कार की हो जाती है। 25 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नंबर 1 क्या है, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको हम केवल वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एंड द सेकेंड, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट्स, अ मैन ऑफ मास 50 किलोग्राम, एक मैन जिसका मास 50 किलोग्राम है, रन्स अप पे फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स हैविंग ए राइज ऑफ 5 मीटर इज 4 सेकेंड, मतलब जो स्टेयर का राइज है वो 5 मीटर है और वो 4 सेकेंड में इसको रन करके रन अप करके कवर कर देता है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैन, मैन के द्वारा
वर्क डन कितना हुआ, एंड व्हाट इज द एवरेज पावर डेवलप्ड बाय द मैन, जो एवरेज पावर हुई वो कितनी डेवलप हुई मैन के द्वारा, राइट। सो देखिए ये डायग्राम दे रखा है इसमें, तो मास कितना है हमारा, ये देखिए मास 50 किलोग्राम, डिस्टेंस कितनी मूव कर रहा है वो 5 मीटर, टाइम कितना ले रहा है वो 4 सेकेंड। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू एक्सीलरेशन, राइट। तो क्या हो जाएगा इन दिस केस, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो वर्क डन के इक्वल होगी, और वर्क डन कितना होगा वो mgh, मतलब 50 इंटू 10 इंटू 5, टोटल हमारा हो जाएगा 55 जा मतलब 500, ये 2500 हो जाएगा, 2500 जूल। फिर पावर पूछा है, तो पावर में हमारा क्या होता है P इक्वल टू W अपॉन टी, तो W हमारा वर्क डन कितना 2500, टाइम कितना 4 सेकेंड, इसलिए हमारा 625 वाट आंसर आ जाएगा। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी, पावर एंड एनर्जी में हमें डिफरेंस बताना है। तो सिंपल है, पावर पावर का फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल टू W अपॉन टी, राइट। तो पावर का हो जाएगा इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये पावर हो गया। एनर्जी ये एबिलिटी होती है ऑफ द बॉडी टू डू द वर्क, वर्क को करने की जो एबिलिटी होती है किसी बॉडी की वो एनर्जी कहलाती है। और जो एसआई यूनिट होती है पावर की वो जूल पर सेकेंड होती है, और एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। नेक्स्ट इज राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh, यहाँ पर m मास होता है, g एक्सीलरेशन और h हाइट होती है। एंड काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो k काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है हमारी हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर हो जाती है, राइट। m मास v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एंड द नेक्स्ट 29 इज इफ 100 जूल ऑफ वर्क, अगर 100 जूल ऑफ वर्क हो रहा है व्हेन ए फोर्स ऑफ 12.5 मतलब 12.5 न्यूटन एक्ट्स, व्हाट वाज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द फोर्स, कितनी डिस्टेंस मूव करेगा फोर्स के द्वारा जब उस फोर्स अप्लाइड किया जाएगा, तो वर्क क्या होता है 100 जूल हो गया, एफ हो गया 12.5 न्यूटन, तो डिस्टेंस हमने एस, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू मतलब एफ फोर्स इंटू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस हो जाएगा। एंड एफ क्या है और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है हमारा 100 और ये हो गया हमारा 12.5, और एस हमें डिस्टेंस जो मूव करनी है वो फाइंड करना है, ये 5 नहीं है एस है हमारा ये, राइट। सो अगर हमें एस फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 12.5, पॉइंट कट करके हमारा 10 आ जाएगा, इसको कट कर देंगे 1000 अपॉन 125 एंड आपका आंसर हो जाएगा 8 मीटर, तो एस हमारा आ जाएगा 8 मीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, एक कार है जिसका मास 1800 किलोग्राम है, वो 30 मीटर पर सेकंड से मूव हो रही है, जब वो ब्रेक अप्लाइड करती है तो एक एवरेज फोर्स एक्सर्ट होता है ब्रेक्स पर, वो कितना होता है 6000 न्यूटन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले वो कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये बताना है। तो मास कितना है कार का 1800 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, फोर्स कितना लग रहा है उस पर 6000 न्यूटन का। तो सबसे पहले हम इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर फाइंड किया काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हाफ एम बी स्क्वायर, एम है हमारे पास 1800 और वी कितना है हमारा 30, तो 30 इंटू 30 हो जाएगा हमारा 900, तो ये हमारा 900 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये 8,10,000 जूल आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार जो होगी, जो वर्क डन कार के द्वारा किया गया है उसके इक्वल होगी, और वर्क डन कितना होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन है कितना हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, और फोर्स 6000 न्यूटन का लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 135 मीटर, मतलब वो स्टॉप होने से पहले 135 मीटर चलेगी।